जगह इब्रम काले चामुंडाय ओम काले स्वाहा। तुम्हारा पिता इस शैतानी किताब को पढ़कर पिशाच बन गया, इसीलिए मुझे उसको इस किताब के आखिरी पाठ में कैद करना पड़ा। पर तुम इस रास्ते पर कभी मत जाना। मैं इस किताब और पुस्तकालय दोनों को अपने मंत्रों से बंद कर दूंगा, फिर इसे कोई काली शक्ति नहीं खोल पाएगी। चार दोस्त राजन, करण, तान्या और मंजू ट्रिप पर जा रहे थे। राजन कार चला रहा था और करण उसके साथ ही आगे बैठा किताब पढ़ रहा था। तान्या और मंजू पीछे बैठी बातें कर रही थीं। अरे ओ पढ़ाकू कहीं के, ट्रिप पर कौन बुक लेकर आता है? पागल है क्या? हाँ नहीं तो और क्या। वैसे ये किताब है कौन सी? इट बाय स्टीफन किंग। इट वो हॉरर बुक? वाह, एक तो हम लोग रात में पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं और तू हॉरर बुक पढ़ रहा है। तुझे पता है ना, पहाड़ों में भूत होते ही होते हैं। अच्छा, तू तो ना ही बोल राजन, तुझे ही सबसे ज्यादा डर लगता है, डरपोक कहीं का। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ये हॉरर किताब को हटा ले मेरे सामने से। तभी अचानक पीछे बैठी तान्या और मंजू चिल्ला पड़ती हैं। गाड़ी रोको राजन। अरे क्या हो गया अचानक? तुम अंधे हो क्या? क्या तुम्हें सामने वो नहीं दिख रहा है? इसका मतलब लोग सच कहते हैं, पहाड़ों पर भूत जरूर होते हैं। अरे तुम लोग क्या बोल रही हो? सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? क्या है सामने? बताओ मुझे। सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है, शॉल ओढ़े हुए। उसके हाथ में एक लालटेन है और एक छड़ी है, वो हमें घूर रहा है। ओह शिट, रुको मैं गाड़ी घुमाता हूँ। अरे पर सामने है क्या? मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? राजन गाड़ी घुमाना शुरू ही करता है कि तान्या और मंजू दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे तुम लोग भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। कुछ नहीं है सामने, हम बस तुम्हें डरा रहे थे। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? दिस इज नॉट फनी यार। अच्छा सॉरी, चलो चलो। राजन फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तान्या और मंजू बाहर देखती हैं तो उन्हें एक आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखता है। वही आदमी जिसके बारे में वो मजाक में राजन और करण से कह रही थी। उस आदमी को वो दोनों देखकर हैरान रह जाती हैं, पर इस बार वो कुछ नहीं बोल पाती। गाड़ी आगे चलती जाती है और तभी वो आदमी उनको दोबारा सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता है। इस बार मंजू से रहा नहीं जाता और वो कहती है, तुमने देखा तान्या, वो आदमी फिर से दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पीछे भी था और आगे भी। हाँ तू सही कह रही है। हाँ बताओ कहाँ है वो आदमी? बड़े आए, चुप कर जाओ तुम दोनों, अब हम तुम्हारे झांसे में अब नहीं आने वाले। अपना मुंह बंद रखो तुम दोनों, वरना यहीं उतार दूंगा। उन दोनों को पता था कि अब करण और राजन उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाती हैं। कुछ देर में वो लोग फाइनली अपने होटल पहुंच जाते हैं और अगले दिन घूमने निकलते हैं। वो लोग दिन भर में अलग अलग जगहें देखते हैं और फिर शाम होने के बाद वो एक बंद पड़ी लाइब्रेरी के सामने पहुंचते हैं। आहा, ये है ना, आखिरकार मेरी पसंद की जगह दिख गई। वो लाइब्रेरी सालों से बंद पड़ी है, उसके अंदर जाना मना है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो तान्या और मंजू उसे पहचान जाती है। वो वही आदमी था जो उन्हें रास्ते में दिखा था। अरे ये तो वही आदमी है। अरे हाँ यार तुम लोग फिर शुरू ना हो जाओ। हाँ तुम लोग मुंह बंद ही रखो। अच्छा अंकल, हमें इस लाइब्रेरी में जाने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। वो उस समय तो वहाँ से चले जाते हैं, पर करण हार नहीं मानता। वो कहता है कि रात होने पर वो लोग वापस आएंगे। हालांकि तान्या और मंजू बहुत डरी हुई होती हैं, पर उनकी बातों पर वो दोनों विश्वास नहीं करते। वाओ, क्या लाइब्रेरी है यार। पता नहीं इसको क्यों बंद करके रखा था। प्लीज चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे पता है तुम लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे, पर प्लीज चलो यहाँ से। तभी अचानक वो आदमी वहाँ आ जाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। करण मेज पर रखी किताब को अपनी टी शर्ट में छुपाता है और भाग जाता है। वो लोग अपने होटल पहुँचते हैं और बोन फायर के पास बैठे होते हैं। तब करण उस किताब को अपनी टी शर्ट से निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। वो सब लोग गौर से सुनते हैं। वो किताब इस बारे में थी कि एक इंसान एक पिशाच कैसे बन सकता है, पर जब करण आखिरी चैप्टर पर पहुंचा तो वो पेज खाली थे। अरे यार, इसका लास्ट चैप्टर तो है ही नहीं, पेज खाली है, सादे पन्ने हैं। अजीब बात है,
मैंने आप लोगों को इतना मना किया था, पर आप लाइब्रेरी में चले भी गए और ये किताब उठा भी लाए। खैर, अब आपने पढ़ ली है तो आप इसका हिडन चैप्टर भी पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अपना खून इस पर लगाना होगा। हाँ, मुझे हिडन चैप्टर पढ़ना है, मैं लगाता हूँ इस पर खून। नहीं करण, ऐसा मत करो, क्या पता ये क्या है। पर करण उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी हथेली काटकर उस पर खून लगा देता है। किताब पर खून लगते ही उसमें से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उनके सामने एक बड़ी सी आकृति प्रकट होती है। आखिरकार तूने मुझे आजाद करा लिया मेरे बच्चे। जी पिताजी, माफी चाहूंगा कि बहुत साल लग गए, पर मैं क्या करता, मैं भी एक पिशाच बन चुका था, इसीलिए मैं उस पुस्तकालय में नहीं जा सकता था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है तुमने एक पुरानी आत्मा को आजाद कर दिया है। मेरे पिता पिछले 20 सालों से इस किताब के हिडन चैप्टर में बंद थे, अब आजाद हुए हैं तो अपनी भूख मिटाएंगे। उसके इतना कहते ही वहां पर तूफान शुरू हो जाता है। वो बड़ी आकृति उन सबको हवा में उड़ा देती है और इधर उधर पटकने लगती है। वो अंत में उनको खाने ही जा रही होती है कि तभी वहां तांत्रिक आ जाता है। रुक जा हैवान, तू आखिरकार बाहर आ ही गया। मुझे अनुभव हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। और तू बच्चे, मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते पर मत जाना। अरे ओ तांत्रिक, शायद तुझे पता नहीं चला था, पर मेरा बच्चा भी मेरी तरह पिशाच बन चुका था। अगर तुझे पता होता तो तू इसे भी किताब में बंद कर देता, पर अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी देर में वो चारों छिप जाते हैं। तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है, पर वो आकृति उसे भी हवा में उड़ा देती है। सुनो तुम लोग, मैं कमजोर हो गया हूँ और मैं इन दोनों को खत्म नहीं कर सकता। ये दोनों हैवान बलिदान से खत्म होंगे। 20 साल पहले मेरे चेले ने अपना बलिदान दिया था, तो अगर तुम में से कोई बलिदान दे सकता है तो बाहर निकलो और ये लो खंजर, अपने पेट में मारो और इस किताब के आखिरी चैप्टर पे मारो। जल्दी करो। तुझे क्या लगता है तांत्रिक, ये सब इतना आसान है? मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। करण ये कहता हुआ सामने आता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो खंजर उठाता है और अपने पेट में मारने ही वाला होता है कि वो पिशाच उसको हवा में उड़ा के पटक देता है। वो उसको बुरी तरह से मारने लगता है, पर इतनी देर में राजन सामने आता है और वो खंजर उठा के अपने पेट में मार लेता है और किताब के आखिरी चैप्टर पर भी मार देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके ऐसा करने से अचानक से वो पिशाच और आकृति दोनों ही उस किताब की तरफ खींचने लगते हैं और उस किताब के हिडन चैप्टर के अंदर चले जाते हैं। तांत्रिक भागता हुआ आता है और उस किताब पर मंत्र पढ़ते हुए धागा बांध देता है। राजन, राजन मेरे भाई। राजन, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपने मित्र का बलिदान व्यर्थ मत जाने देना। इस किताब को अपने साथ ले जाओ और समुद्र की गहराइयों में डाल देना, ताकि अब ये किताब दोबारा किसी के हाथ ना लगे और ये दोनों बाहर कभी ना आए। इसका हिडन चैप्टर हमेशा हिडन रहना चाहिए। वो तीनों अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। वो इस ट्रिप को ताउम्र नहीं भूल पाते। वैसे तो गुड़िया डॉल्स जैसे खिलौने दिखने में बड़े ही मासूम और प्यारे होते हैं, मगर कभी कभी इन्हीं गुड़ियों का शैतानी रूप देखकर आदमी की रूह तक कांप जाती है। आज राकेश का 20वां जन्मदिन था। अपने जन्मदिन पर राकेश ने जोरदार पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उसके दोस्त भी शामिल थे। अरे वाह राकेश, पार्टी तो बड़ी जोरदार दी है। थैंक यू सीमा। अरे ये राहुल और अजय कहाँ रह गए? पता नहीं, मैंने घर से निकलते वक्त उन्हें कॉल तो किया था, पर दोनों ने मेरा कॉल नहीं पिक किया। हैप्पी बर्थडे राकेश। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शुक्रिया शुक्रिया। अब तुम सब आए हो तो पार्टी को एंजॉय करो।
तब तक मैं बाकी मेहमानों से मिलकर आता हूँ। राकेश बाकी मेहमानों से मिलने चला जाता है। अब सीमा, राकेश और अजय राहुल को मिले हुए गिफ्ट देखने लगते हैं। अरे वाह, राकेश को तो बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे। हाँ, लेकिन इस बड़े से बक्से में क्या है? शायद गिटार होगा यार। ये तो कल गिफ्ट खुलने के बाद ही पता चलेगा। पार्टी देर रात तक चलती है। पार्टी खत्म होने के बाद राकेश अपने गिफ्ट्स खोलने लगता है। फिर से शर्ट्स और किताबें ही मिली है। मैंने इतनी बड़ी पार्टी रखी थी पर किसी ने भी मेरे पसंद का गिफ्ट नहीं लाया यार। अरे इस बड़े से बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोलकर देखते हैं। यही आखिरी बॉक्स बचा हुआ है। राकेश बॉक्स खोलता है तो उस बॉक्स में एक पपेट दिखाई देता है जिसने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं। पपेट एक लड़की की गुड़िया होती है जिसे पुराने जमाने में नाटक या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे हाथ में पकड़कर बिना अपने होंठ हिलाए आवाज निकाली जाती थी जिससे लगता था कि वो लड़की का पपेट ही सच में बोल रहा है। पपेट? बचपन में मैं पपेट का शो देखना पसंद करता था पर अभी तो पपेट शो बंद हो चुके हैं। फिर ये पपेट किसने गिफ्ट किया होगा? राकेश उस पपेट को अपने बेड पर रखता है और कुछ काम से कमरे के बाहर जाता है। तभी वहां घर की नौकरानी साफ सफाई करने के लिए आती है। नौकरानी आईने के पास जाती है और आईना साफ करने लगती है। तभी वो आईने में पपेट को देखती है। अचानक पपेट की आंखें लाल होती है और वो नौकरानी की तरफ देखता है। इससे नौकरानी काफी डर जाती है। वो कमरे के बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है, कोई है, मुझे बचाओ। तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे देखती है, कुछ देर बाद राकेश अपने कमरे में आता है। वो देखता है कि उसके बेड पर कोई सफेद चादर ओढ़ के सोया हुआ है। अरे, मेरे बेडरूम में मेरे बेड पर मुझसे बिना पूछे कौन सो रहा है? राकेश चादर हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बेड पर उसकी नौकरानी की लाश होती है जिसके होठों को चाकू से काटकर बड़ा किया होता है। पुलिस वारदात पर पहुंचकर तहकीकात शुरू करती है। वो राकेश और घर के बाकी लोगों से पूछताछ करती है। राकेश इस वारदात से हिल जाता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आने के लिए कुछ दिन लगते हैं। राकेश इस वारदात को भुलाने के लिए अपने दोस्त अजय को अपने घर बुला लेता है। शाम बीत चुकी थी और रात ने अपनी बाहें फैलानी शुरू की थी। अजय और राकेश बालकोनी में बैठे हुए थे। रात की ठंडी हवा, शांत माहौल और टेबल पर खुली हुई दारू। राकेश को सदमे से बाहर निकालने के लिए अजय को दारू से अच्छा कोई विकल्प नहीं लगा। अब दोनों ने दारू पीना शुरू किया। माहौल को बरकरार रखने के लिए अजय ने बचपन के किस्सों का सहारा लिया। खूबसूरत माहौल, साथ में बैठा हुआ दोस्त और उसमें दारू के 2 घूंट। इससे राकेश अब सदमे से बाहर आने लगा। अब वो भी अजय के बचपन के किस्से में खोने लगा। दोनों की महफिल खूब चली। अब उन्हें तीसरे दोस्त राहुल की कमी महसूस होने लगी। काश राहुल भी हमारे साथ यहाँ होता। हाँ, मैंने राहुल को निकलते वक्त कॉल किया था पर उसने जवाब ही नहीं दिया। एक काम करो, तुम उसे कॉल करो और अभी यहाँ बुला लो। तब तक मैं फ्रिज से बर्फ लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। राकेश फ्रिज में से बर्फ लेने जाता है। बर्फ लेके वो वापस आता है तो देखता है कि अजय वहां नहीं है। अजय, अजय! अरे ये अजय कहाँ चला गया? राकेश उसे ढूंढते हुए हॉल में आता है। तभी वो देखता है कि कुर्सी पर कोई बैठा है जिसने सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई है। अजय, क्या ये तुम हो? देखो मजाक मत करो। अजय! ऐसा कहकर राकेश चादर हटाता है। राकेश देखता है कि कुर्सी पर अजय की लाश है जिसका मुंह भी ठीक उसी तरह काटा गया है जैसे नौकरानी का काटा गया था। राकेश लाश को देखकर डर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती है और राकेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।
सुबह जब राकेश की आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है और उसके पास उसका दोस्त राहुल होता है। राहुल, ये सब कैसे हो गया? पता नहीं राकेश, मुझे कल रात अजय का कॉल आया था। अजय ने मुझे तुम्हारे घर आने को कहा, मगर अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। अजय ने जोरदार चीख लगाई और फोन कट हो गया। मैं तुरंत अपनी गाड़ी लेकर तुम्हारे घर पहुंचा तो देखा कि अजय की मौत हो चुकी है और तुम जमीन पर बेहोश पड़े हो। वो आवाज जो तुमने फोन पर सुनी थी वो किसकी थी? पता नहीं, कुछ अजीब सी आवाज थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। चलिए, आप प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। राकेश, मैं चलता हूँ भाई। हाँ, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर राहुल वहां से चला जाता है। दोनों भी अपने दोस्त अजय को खोकर दुखी थे। यहाँ पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पहले नौकरानी का खून का केस और अब अजय का भी ठीक उसी तरह से मौत होने के कारण पुलिस का काम और भी पेचीदा होते जा रहा था। अब राहुल को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया था। राहुल अभी अपने दोस्त को खोने से सदमे में था। ना तो उसका किसी चीज में मन लगता और ना ही वो अपने कमरे से बाहर जाता। पूरा दिन बस अपने कमरे में बैठकर गुजार देता। एक रात राकेश को राहुल का कॉल आता है। हाँ बोलो राहुल। अरे राकेश, जब अजय की मौत हुई थी तब मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी। वो आवाज एक पपेट की थी। पपेट की? हाँ, अभी अभी मैंने टीवी पर एक पुराना पपेट का शो देखा जिसमें बिल्कुल वैसे ही आवाज थी जैसी मैंने उस दिन अजय के कॉल पर सुनी थी। उस शो का नाम क्या था? नाम, हाँ, स्माइल प्लीज। यह नाम सुनकर राकेश एक गहरी सोच में डूब जाता है। कहानी 5 साल पहले की है। राकेश और अजय को पपेट के शो बहुत पसंद थे। उस वक्त स्माइल प्लीज नाम का पपेट शो जैसे मेरी नाम की औरत चलाती थी, वो काफी फेमस थी। मेरी का शो देखने दूर दूर से लोग आते थे। मेरी भी उनका खूब मनोरंजन करती थी। इसी के कारण मेरी के शोज हाउसफुल रहते। मगर एक शो में जब मेरी पपेट से अपने लोगों का मनोरंजन कर रही थी तभी वहां बैठे 2 लड़के राकेश और अजय चिल्लाते हैं, अरे ये मेरी का पपेट तो नकली है। हाँ हाँ, देखो देखो, मेरी ही पपेट का आवाज निकालती है। जब भी पपेट बोलता है तब मेरी के होठ हिलते हैं, यानी मेरी ही पपेट का आवाज निकालती है। ये पपेट नकली है। ये सुनकर लोग कुर्सियां छोड़कर जाने लगे। लोगों को लगता था कि मेरी का पपेट जिंदा है और वही बोलता है। धीरे धीरे सारे लोग चले गए। अब मेरी का ये राज सारे शहर में फैल गया, इसलिए अब मेरी के शोज देखने लोग नहीं आते थे। इसके चलते मेरी को अपना शोज बंद करना पड़ा। शोज बंद होने के कुछ दिन बाद ही मेरी के घर में आग लगने से मेरी की मौत हो जाती है। इस आग में उसके बनाए हुए 11 पपेट में से 10 पपेट जलकर खाक हो जाते हैं। कहानी अब तक। आज मेरी को मरे हुए पूरे 5 साल हो गए हैं और मेरे घर में जो एक पपेट है वो मेरी का तो नहीं। ऐसा कहकर राकेश पीछे देखता है तो उसके सामने वही पपेट आ जाता है। स्माइल प्लीज।